स्कूल की लैब से पोटेशियम परमैंगनेट ले गया और लास्ट सीन जब आया मैंने धीरे से पोटेशियम परमैंगनेट मुंह में डाल लिया और मर के जैसे ही मैं गिरा, मतलब क्या दुर्भाग्य था कि लाइट चली गई। हुआ था 13 दिसंबर को एक बूथ पर जहां की मेरा ही डिप्लॉयमेंट था, मेरा स्टाफ डिप्लॉय था, 75 केजी ब्लास्ट रिकवर हुआ। माँ शारदा के आशीर्वाद से मुझे वैश्विक स्तर पर ले जाके खड़ा किया। उससे ज्यादा प्रसिद्ध और उससे ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त करने वाली रचना मेरे लिए कोई दूसरी हो ही नहीं सकती। वो मत निकल मोहब्बत है गजल, कायदा और अदब की जो इस जहां में है मिसाल, घुंघरुओं की साज से संगत सुहानी है गजल। दो अधर के बीच में जैसी मसाफत है गजल। सीता जी के बारे में देश आज भी केवल इतना जानता है कि वो प्रभु श्री राम की पत्नी थी, उनके साथ वन में गई थी, रावण उठा ले गया था, युद्ध हुआ, वापस आई और वो पंक्तियां थी, हे महायोगिनी भूमि सुता तुमको है बारंबार। जो भी कोई मुझे सुन रहा है यही कहना चाहूंगा, यदि वो रक्तदान से नहीं जुड़ा है तो जिंदगी में कम से कम एक बार तो रक्तदान। नौकरी छोड़ने के बाद में एक लक्ष्य छोटा सा उठाया जो आजकल हर जगह पे सुनाई दे जाता है, शुद्ध के लिए युद्ध। नमस्कार दोस्तों, मैं रविकांत मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। जीवन के सफर में, जीवन की यात्रा में आपको अलग अलग मोड़ पर, अलग अलग रास्ते पर अलग अलग लोग मिलते हैं। कई लोग सिर्फ मिलते हैं और चले जाते हैं, किंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मिलते हैं और फिर या तो कुछ अमिट छाप छोड़ जाते हैं या जीवन भर के लिए दिल के किसी कोने में बस के रह जाते हैं। ऐसे ही एक बहुआयामी प्रतिभा के धनी, जिनके जीवन में भी बहुत अलग अलग प्रकार के आयाम हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई, जिनका नाम था श्री शरद गुप्ता जी। मैं जब कोटा गया, कोटा में मैं पढ़ा रहा था और मेरा जो अंतर मन में बसा हुआ एक, आप ये मान लीजिए, शौक था रंगमंच का, साहित्य का, उसी रास्ते पर मुझे मेरी मुलाकात हुई शरद भाई साहब से। शरद भाई साहब, जिन्हें आप मेरा रंगमंचीय गुरु मैं अपना मान सकता हूं या मानता हूं, वहां जब उनसे मुलाकात हुई तो उनके प्रतिभा के या उनके जीवन के अलग अलग आयामों से रूबरू हुआ। सबसे पहले भाई साहब रंगमंच अभिनय करते हैं, खुद को रंग शिशु कहते थे और अभिनय करते थे। दूसरा बिंदु इनका पता चला कि साहब ये तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में इंस्पेक्टर है। तो एकदम से जैसे झटका सा लगा, ऐसा कैसे? एक तरफ भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए रंगमंच है जहां आपको भावनाओं का ज्वार होता है, एक तरफ इतनी कठोर प्रवृत्ति है जहां पर सारा काम बल के जोर पर होता है, जहां पर अपराधियों से, दुर्दांत व्यक्तियों से आमना सामना होता है। फिर पता चला कि भाई साहब रक्तदान भी करते हैं और रक्तदान भी ऐसे नहीं करते हैं, अपने जीवन में 77 बार रक्तदान कर चुके हैं, प्लाज्मा डोनेट कर चुके हैं, कोटा में रक्तदान करने वालों में अग्रणी भूमिका निभाने वाले हैं। तो ये एक तीसरा पहलू था जिस पर शॉकिंग हुआ। फिर एक चौथा पहलू पता चला कि भाई साहब ने डॉक्टर कुंवर बेचैन, इनके जो लेखनी गुरु हैं, उनके साथ में इन्होंने भी साहित्यिक रचनाएं करना सीखा है। मैं तो सोचता था खाली नाटक लिखते हैं, पर पता चला भाई साहब तो कविताएं भी लिखते हैं। और इसी कविताओं को लिखने के क्रम में कोविड काल में जब पूरी दुनिया घर के अंदर बंद हो गई थी, तब भाई साहब की लिखी हुई एक रचना, मत निकल मत निकल मत निकल, शत्रु ये अदृश्य है, ये रचना जब मैंने उदित नारायण और अन्य कलाकारों ने गाई तो वहां पर जब ये टीवी पर आया तो हमने कहा भाई ये तो बहुत अच्छी रचना है। बाद में पता चला कि ये रचना तो शरद भाई साहब ने लिखी हुई है। इस पे उन्होंने एक छोटी सी पुस्तिका भी लिखी थी जो कि कोविड काल में ही लिखी थी। मुख्यमंत्री साहब गुजरात के श्री विजय रूपाणी जी ने भाई साहब को इस रचना के लिए बुला के विशेष सम्मान दिया। और ये जो है, ये वो एक छोटी सी पुस्तक है, कोरोना काल का काव्य, और जिसके कोने में शरद गुप्ता जी अपनी पुलिस यूनिफॉर्म में हैं। ये रचना इन्होंने लिखी हुई है। इस रचना का भी काव्य, इस रचना का भी पाठन होगा। तो आज और अभी उत्तरार्ध में भाई साहब अब डेयरी, पशुपालन और गौ संवर्धन और उससे रोजगार सृजन पर काम कर रहे हैं।
ऐसी बहुआयामी प्रतिभा के धनी श्री शरद गुप्ता जी आज हमारे साथ हैं। आज इनका आशीर्वाद और सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ है। श्री शरद गुप्ता जी, तो दोस्तों रूबरू होते हैं हमारे रंगमंचीय गुरु, हमारे अभिन्न मित्र, बड़े भाई श्री शरद गुप्ता जी। शरद भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है कि आज आपने समय निकाला और हमारे साथ बात करने के लिए अपनी रजामंदी दी। धन्यवाद रवि। ये मेरा सौभाग्य है कि एक लंबे अंतराल के बाद इस बहाने से हम इस मंच पर एक साथ हैं और ये एक अच्छी पहल है। मैं आपके इस आत्मीय आमंत्रण का स्वागत करता हूँ। शरद भाई साहब, बिना किसी भूमिका के सबसे पहले बिंदु पर मैं जो आता हूं, आप जब अपने छात्र जीवन में रहे तब आपने एक मंचन किया किसी कार्यक्रम का, और उस रंगमंच के नाटक में आपको मुंह से खून निकलना था और आपको किसने सलाह दे दी कि पोटेशियम परमैंगनेट खाने से मुंह से खून निकल आएगा, और पोटेशियम परमैंगनेट खाने के बाद फिर क्या हुआ, वो जरा घटना आप हमारे दर्शकों को बताइए। रवि, उम्र का जोश बड़ा अजीब होता है। नया नया दौर था, नाटक से जुड़े थे, एक इच्छा थी कि नाटक में बेस्ट क्रिएशन करके दिखाएं। एक ड्रग एडिक्ट का रोल था मेरा, जो कैरेक्टर था वो। अब वो ड्रग एडिक्ट जब मरता है तो लगना चाहिए था कि ड्रग एडिक्ट मर रहा है, गुरुजी से पूछा नहीं, और उसे नेचुरल बनाने के लिए मैं स्कूल की लैब से पोटेशियम परमैंगनेट ले गया और लास्ट सीन जब आया मैंने धीरे से पोटेशियम परमैंगनेट मुंह में डाल लिया और मर के जैसे ही मैं गिरा तो क्या दुर्भाग्य था कि लाइट चली गई। सीन वही फ्रीज हो गया और मेरे दिमाग में आके एक चीज बैठी, मैं तो मर चुका हूं जी। सारे कलाकार उठ गए और मैं वैसे ही पड़ा रहा। उसका रिजल्ट ये हुआ कि वो पोटेशियम परमैंगनेट जो अभी तक स्टेज के ऊपर मुंह से ब्लड निकलता हुआ पता शो कर रहा था, वो पोटेशियम परमैंगनेट डिसॉल्व होकर पूरा अंदर चला गया। क्योंकि लाइट चलेगी तो खून तो किसी को दिख नहीं रहा, खून तो किसी को दिख नहीं रहा और मुझे मालूम है कि मैं मर चुका हूं, तो मैं उठ नहीं रहा। आप कैरेक्टर में इतने डूबे हुए थे कि आप तो मरे हुए थे। करीब 10 मिनट बाद जब लाइट आई, जी। इस बीच मेरे जितने को आर्टिस्ट थे सबके सब कंफ्यूज कि ये उठ क्यों नहीं रहा। तो अभी तक जो नाटक में रो रहे थे वो रियल सीन क्रिएट हो गया, वो मुझे उठाने के लिए लगे हुए, मुझे आवाज दे रहे हैं, मुझे हिला रहे हैं, अब मैं कैसे पड़ा हूँ क्योंकि आप तो मर मैं तो चुके। मर चुका था। पर जैसे लाइट आई जी जी। तो मैं नाटक का पार्ट था, मैं एक्ट में आ गया। नाटक का लास्ट सीन था, 2-3 मिनट बाद में नाटक कंप्लीट हुआ। उसके बाद जाके मैंने कुल्ले पे कुल्ला, लाल पानी मुंह से बाहर आता जा रहा है। रात होते होते तो आपने बहुत बुरी हालत हो गई। अगले दिन कोटा के ईएनटी स्पेशलिस्ट थे, उनसे जाके कांटेक्ट किया, परिचित थे, तो उन्होंने बड़ा गालियों से हमारा सम्मान किया कि कुछ तो बुद्धि का प्रयोग किया होता। रवि, जुनून में जो होता है ना, जी। ये बड़ा नेचुरल होता है। और मैं मुझे लगता है कि उस दिन मैंने ये गलती नहीं की होती तो शायद मैं बहुत सारी बातें नहीं सीखा होता। वैसे मैं दर्शकों को बता दूं, मैं चूंकि केमिस्ट्री का टीचर हूं, पोटेशियम परमैंगनेट एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। आप ऐसे समझ लीजिए जैसे आप चूना खाते हैं तो चूना खाने से जो मुंह फट जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट उससे 100 गुना ज्यादा खतरनाक है। और वो खाने की चीज ही नहीं है, वो इतना प्रबल आक्सीकारक है, वो ईश्वर की कृपा रही कि वो ज्यादा आपके उसमें नहीं गया, नहीं तो पूरे स्किन की जितनी इंटरनल लेयर होती है वो सब गला देता और सब जला देता। मैंने जो बाद में दवा खाई है, मेन मेडिसिन मालूम है क्या थी? जी। कि अंडा फोड़ो, उसकी जर्दी अलग करो, उसका जो व्हाइट पार्ट है जी। वो दिन में 3 बार मुझे निकलना था। ओहो हो। एक बनिया कैसे अंडा निकल रहा होगा उसके दिल से पूछो। नहीं, बिल्कुल सही बात है। जैसे क्या है कि मैं, चूंकि जब मैंने ये घटना आपकी सुनी थी, वो मुझे तब से ऐसा इंप्रेशन 2013-14 में जब पहली बार ये बात सुनी थी, तब से ये इंप्रेशन है कि ये आदमी पोटेशियम परमैंगनेट खा कैसे गया और खा के बोल कैसे रहा है। हाँ, बोल कैसे रहा है, बड़ी स्थिति ऐसी थी। होता अच्छा, है। जब ये रंगमंचीय यात्रा आपकी चल रही थी, आप अपने विद्यालय की राजनीति में भी बहुत ज्यादा सक्रिय रूप से आगे नहीं थे, लेकिन आप सक्रिय तो बहुत थे, क्योंकि चाहे ओम बिरला जी रहे हों, चाहे ये आपके प्रहलाद गुंजल रहे हों, ये सब, ओम बिरला तो खैर आपसे बहुत सीनियर रहे हैं, आपके कॉलेज के ही हैं। प्रहलाद गुंजल आपका शायद उसी टाइम पे जब आप थे तब वो भी हाँ। था। प्रहलाद गुंजल साहब
भाजपा से कोटा उत्तर से विधायक रहे, उत्तर से विधायक रहे, एक बार अपने दक्षिण से। चुनाव हार गए थे भाजपा से। जी। उसके बाद में उन्होंने कांग्रेस से चुनाव लड़ा और लोकसभा का चुनाव भी कांग्रेस से लड़ा। दुर्भाग्य ये है कि वो कांग्रेस से भी चुनाव हार गए। लेकिन एक लेकिन बार उससे पहले वो रामगंज मंडी से और हिंडोली विधानसभा क्षेत्र से हाँ, विधायक रह चुके हैं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन फिर जब ये सब यात्रा चल रही थी, फिर रंगमंच या जो आप एक सॉफ्ट स्किल माना जाता है, फिर अचानक से रेलवे में जाने का मतलब रेलवे में फोर्स में जाने का कैसा मतलब संयोग बन गया कि आप फोर्स में चले गए? ये जो जिंदगी की जंग है, ये सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए है। यदि आपके पास 2 वक्त की रोटी महफूज है तो सब कुछ अच्छा लगता है। मेरी लाइफ में जो भी टारगेट रहा हो, सबसे पहला टारगेट तो ब्रेड एंड बटर था। वैकेंसी निकली, हम एलिजिबल थे, फॉर्म भर दिया और किस्मत थी, सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन हो गया तो वो एक दौर था, वो शायद आपने वो गाना सुना, बड़ा चर्चित था, लो मैं बन गया थानेदार। हाँ तो हाँ। थानेदार का पद था और हम बन गए। तो आरपीएफ में काम करते हो, आरपीएफ नो डाउट रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है, रेलवे संसाधनों की सुरक्षा के लिए समर्पित बल है, बिल्कुल। लेकिन एक पैरामिलिट्री फोर्स है जी। जिसको समय समय पर भारत सरकार अलग अलग जगह चुनाव के समय या नक्सली क्षेत्र में एक तरीके से सीआरपीएफ या आईटीबीपी की तरह भी ट्रीट करती है। बिल्कुल। तो आपको अलग अलग क्षेत्रों में जाने का मौका मिला होगा, तो कभी ऐसे किसी क्षेत्र में गए जब आपको इस निर्णय पर, क्योंकि आप तो रंगमंच या रंग शिशु रहे हैं, फिर आपको जाके कहीं पर ऐसे जगह डिप्लॉय हो गए, जैसे मान लीजिए बस्तर के जंगलों में से आप डिप्लॉय कर दिया गया, फुल गढ़चिरौली बस्तर के जहां पे फुल नक्सलाइट एरिया है, वहां पे जाके आपको डिप्लॉय कर दिया गया हो और आपको लगा हो यार ये क्या डिसीजन ले लिया, कहाँ मैं मंचों पे तालियां बजवा रहा था और यहाँ तालियों की जगह गोलियां चल रही हैं। इस प्रकार की कभी कोई ऐसी मतलब भाव आया या इस तरीके की कोई घटना हुई हो आपके साथ? रवि, मुझे निदा फाजली जी का एक शेर याद आता है इरशाद इरशाद। कि होते हैं हर आदमी में 10-20 आदमी, जी 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 जिसको भी देखना हो कई बार देखना। जी जी इंसान का जीवन भी ऐसा ही कुछ है। जी और अगर हम बात करें तो नाटक के विश्व गुरु शेक्सपियर साहब ने कहा था कि ये जिंदगी रंगमंच है और हम सभी कलाकार, हम सर्विस में हैं, हम घर में हैं, हम एजुकेशन में हैं, हम जहाँ भी हैं, हम अपना रोल प्ले करते हैं। तो जिंदगी जीने के लिए जो रोल प्ले करना था वो यूनिफॉर्म वाला था, और मन के अंदर से जो रोल निकलता था वो मंच वाला था। भैया जहाँ भी हमें एक्टिंग करनी है, एक्टिंग में तो परफेक्शन दिखाना पड़ेगा, वरना कलाकार नहीं है। इसीलिए जब मैं फोर्स की सर्विस में रहा, और आपने बिल्कुल सही कहा, आपका अनुमान बिल्कुल सही है, छत्तीसगढ़ में चुनाव करवाने का मौका मुझे मिला। किस्मत, देखिए जो कहावत है कि सर मुड़ाते ही ओले पड़े। जी जी जी। राजनांद गांव में हम पहुंचे। राजनांदगांव। राजनांद गांव में, जी और राजनांद गांव का जो सेकंड सबसे ज्यादा नक्सल अफेक्टेड एरिया था, वहां हमारा डिप्लॉयमेंट था। दोपहर में हम अपने डिप्लॉयमेंट पॉइंट पे पहुंचते हैं। मेरी एक आदत रही है कि जहां भी हमारा कैंप हुआ है, मैंने सराउंडिंग्स को सबसे पहले चेक किया है। लड़के अपना सामान सेट कर रहे थे, मैं अपने हाफ पैंट टी शर्ट में पिस्टल लेके निकला और सारे सराउंडिंग में चक्कर मारा। तो थोड़ी ही देर दूरी पे मैंने देखा कि देशी शराब के 4-5 क्वार्टर और पड़े हुए हैं, और ग्लास पड़े हैं, और एक अखबार पड़ा है। वो अखबार उसी दिन का था, जिससे ये कंफर्म मुझे हुआ कि यहाँ पर जिसने भी ये हरकत की है शराब पीने की, वो उसका इंटेंशन हमारे कैंप की रैकी करने का था। थोड़ी देर बाद जो हमारे एरिया के डिप्टी एसपी थे, उनका आगमन हुआ और उन्हें आके बताया कि 5 किलोमीटर की एरिया में 25 नक्सलाइट विद आर्म्स घूम रहे हैं। तो पहले दिन से ही मेरे दिमाग में एक इमेज बन गई कि हम जब तक यहाँ चुनाव नहीं करवा देते, तब तक किसी भी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। 24 घंटे बाद जैसी नजर, स्टाफ को चेतावनी पर चेतावनी की जरा सी भी लापरवाही न सिर्फ तुम्हारी जान के लिए खतरा बनेगी, बल्कि हमारे बल और हमारे सम्मान के लिए भी खतरा बनेगी। उस चेतावनी का रिजल्ट ये होता है कि आज भी मुझे ध्यान है कि वो 12 दिसंबर थी जिस दिन चुनाव संपन्न हुआ था।
13 दिसंबर को एक बूथ पर जहां की मेरा ही डिप्लॉयमेंट था, मेरा स्टाफ डिप्लॉय था, 75 kg ब्लास्ट रिकवर हुआ। 75 kg? अगर उस ब्लास्ट को इम्प्लांट कर दिया जाता है, देशी ब्लास्ट था, तो एक बड़ा ट्रक उड़ाया जा सकता है। वो सिर्फ इस वजह से इम्प्लांट नहीं हो पाया कि मेरा स्टाफ वहां पर जो ड्यूटी पे मौजूद था उसकी अलर्टनेस थी। अगर वो इम्प्लांट हो जाता तो निश्चित रूप से कोई बड़ा हादसा होता। तो ये एक अपने आप में, जैसे जैसे वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक डायलॉग बहुत फेमस हुआ ना, कि अपन मौत को छू के टक से वापस आ जाता है। क्या आपके भी मन में कुछ ऐसा ही विचार आया था कि वो 75 किलो जो एक्सप्लोसिव आपको मिला, कि अपन भी मौत को छू के टक से वापस आ गए? जब पिक्चर की बात तो पिक्चर के डायलॉग के अंदाज में ही कह देता हूँ कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो अगले दिन हमारा मूवमेंट था। जी जी जब भी डिस्टर्ब एरिया में मूवमेंट्स होते हैं तो सीआरपी रोड क्लियरेंस देती है। जी। सुबह हमारा मूवमेंट होना था 14 दिसंबर को। 13 तारीख की रात को मैसेज आता है कि रोड क्लियरेंस नहीं है, मूवमेंट एट योर ओन रिस्क। ओहो। जिस रास्ते से हमें गुजरना था 1.25 किलोमीटर घाटी क्षेत्र पड़ता है। जी। एम्बुश लगाने के लिए घाटी से ज्यादा अच्छी जगह कोई नहीं होती। 13 तारीख की रात को ही मेरे कैंप के नजदीक में एक राउंड फायर होता है। नक्सलियों द्वारा वो फायर किया गया, क्योंकि उस एरिया की जो स्ट्रेटेजी थी, जो इनकी रणनीति है नक्सलियों की, ये एक गोली फायर करते हैं और आमतौर पर होता यह है कि जितने भी सैन्य बल जो वहां मौजूद हैं उस गोली का प्रतिकार करने के लिए अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं। इस चीज की मुझे जानकारी थी, तो मैंने सबसे पहला काम ये किया कि अगले 15 मिनट में अपने सारे काम क्लोज करो एंड ब्लैकआउट। कोई भी मूवमेंट कैंप के अंदर दिखाई नहीं देगा। इस फायरिंग ने मुझे एक चेतावनी दी थी कि सुबह मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। मैंने कमरे की सारी लाइटें बंद करके और जितनी भी सिक्योरिटी थी वो बढ़ाई। गार्ड सारे मैंने डबल किए। सुबह का प्रोग्राम जो मैंने तैयार किया वो इस तरीके का था कि चूंकि जो घाटी क्षेत्र था मैं उसमें रोजाना 10 दिन तक सुबह शाम कम से कम 2 बार तो निकला ही था, तो मुझे चप्पे चप्पे की जानकारी थी। पहले मैं उस घाटी को क्रॉस करूंगा, जब घाटी सक्सेसफुली मैं देख लेता हूँ कि वहां कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, उसके बाद मेरी फोर्स मूव करेगी। ये मेरा सौभाग्य था कि मैं सक्सेसफुली उस घाटी को पार करके निकल आया। हाँ, उस टाइम पे मुझे लगा था कि मैं मौत को छूकर आया। जब भारतीय रेल जो है वो इस देश की रक्त वाहिनी मानी जाती है, लगभग लगभग मुझे लगता है 10,000 किलोमीटर से बड़ा नेटवर्क है, बहुत 70,000 किलोमीटर का नेटवर्क है रेलवे का। मैं माफी चाहूंगा, 10,000 12,000 से प्रतिदिन ज्यादा ट्रेनें चलती हैं इस देश में। ये भी आंकड़ा डबल कर दीजिए, आज की डेट में 24,000 से अधिक ट्रेन प्रतिदिन है। आप बताइए। मेरा सबसे पहले मैं क्षमा चाहूंगा, मुझे आइडिया नहीं था कि जहां 24,000 ट्रेनें पर डे चलती हो, 70,000 किलोमीटर से ज्यादा का नेटवर्क हो, और आप रेलवे सुरक्षा बल में हैं। आपका कम से कम, मुझे जहां तक मुझे याद पड़ता है, आपने 25 वर्ष से ज्यादा अपनी सेवा में रहे हैं। इन 25 वर्ष आपने जीवन का सबसे जो प्राइम टाइम होता है वो आपने गुजारा है। तो जब ये रक्त वाहिनी जो है, तो आप अलग अलग जगह रहे होंगे। सौभाग्य से मैं भी कुछ कुछ जगह रहा हूं भारत की चारों दिशाओं में। मेरा अपना अनुभव है, लेकिन मैं आपसे एज अ रेलवे मैन, मैं आपसे अनुभव ये जानना चाहता हूं कि इस देश में आप क्या चीज में देखते हैं कि ये समानता है, ये विसंगति है। एक रेलवे मैन के नजरिए से भारत कैसा है? मैं जम्मू, असम और गोवा तक लगभग संपूर्ण उत्तर भारत, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र देख चुका हूं। बड़ी विविधताएं हैं इस देश में। बड़े लोग के आचार विचार व्यवहार अलग अलग होते हैं, क्षेत्र अलग हैं, भौतिक भौगोलिक परिस्थितियां अलग हैं। लेकिन जो मैंने देखा कि एक कोई ऐसा फैक्टर है जो हमें वक्त आने पर जोड़ता है। हम कितना भी अलग रहें, कितना भी दूर रहें, कितना भी हमारे बीच में विभेद हो, लेकिन कोई तो एक ऐसा फैक्टर है जो टाइम आने पर हमें जोड़ता है और हमारी एकता का परिचायक बनता है।
वो फैक्टर आपके हिसाब से क्या है? मेरे ख्याल में दिल में उठती हुई कोई भावना है जो मेंढक की तरह कूल ब्लडेड है, सुषुप्त रहती है, लेकिन जैसे ही मौसम मौसम बदलता है, जैसे ही उसकी जरूरत होती है, वो जागृत हो जाती है। हम पढ़े लिखे लोगों की भाषा में उसे देशभक्ति कह सकते हैं। आप देश पूरा घूम रहे हैं, आप रेलवे सुरक्षा बल में हैं, रंगमंच से आए हैं, तो निश्चित तौर पर भावनाओं का ज्वार तो कभी कभी उठता ही होगा। फिर परिवार भी है। फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आप, क्योंकि जहां तक मुझे याद आता है कि जब मैं पहली बार आपसे मिला था तो मुझे ये तो पता था कि भाई साहब रंग शिशु हैं, रंगमंच पे बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, लेकिन तब ये नहीं था कि काव्य सृजन में भी इतनी ज्यादा गहराई है। तो वो काव्य सृजन होना कैसे शुरू हुआ, वो कौन सा रीजन था कि वो काव्य सृजन प्रमुख हो गया? रंगमंच, रेलवे और अब काव्य सृजन। तो ये काव्य सृजन कैसे उत्पन्न हुआ आपके, कैसे, क्या प्रेरणा थी वो? मानव भावनाओं का पुतला है। ये भावनाएं कब कहाँ किस रूप में अभिव्यक्त हों, कहना मुश्किल है। हाँ, जब मेरा कॉलेज का दौर था तो कविता सुनना शुरू किया था, कवि सम्मेलनों के प्रति अभिरुचि बढ़ी थी। और वो भारत में कविता का, साहित्य का वो दौर था जब एक से एक मूर्धन्य कवि स्टेज पर थे। यदि हम हास्य की बात करें तो ऐसे कवि मौजूद थे जो सामने आकर खड़े हो जाएं तो आपका सारा डिप्रेशन, सारा स्ट्रेस दूर हो जाए, हास्य के सशक्त हस्ताक्षर काका हाथ से। निश्चित तौर पर अलग ही प्रकार की व्यक्तित्व और प्रतिभा थी वो तो। वीर रस की बात करें, ओज की बात करें, तेज की बात करें, श्रृंगार की बात करें, ऐसे ऐसे कवि जिनका नाम जबान से लेने में सोचना पड़ता है। और जब उनको सुना तो कविता की सहजता का एहसास हुआ। उसी बीच में अखबार में कविता छपी, हमारे बड़े भाई साहब को अच्छी लगी, वो अखबार उन्होंने मेरे सामने रख दिया। और जिनकी कविता थी मेरे गुरु बन गए। जी 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 जी। डॉक्टर कुंवर बेचैन की पंक्तियां थी, मुझे वरदान तो ये है नदी के पास से गुजरूं, मगर एक शर्त ये भी है कि लंबी प्यास से गुजरूं। क्या बात है, क्या बात है। अंतिम पंक्तियां थी जो दिल को छू जाती हैं कि किसी ने मुझसे चाहा है कि मैं बनकर रहूं कागज, मगर हर बार लंबी आग के इतिहास से गुजरूं। क्या बात है। इत्तेफाक की बात है कि ये पंक्तियां पढ़ी उसके कुछ ही दिन बाद में दादा का एक कवि सम्मेलन था जो दिल्ली में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर होता है। वो उसका DD1 और DD मेट्रो 2 चैनल हुआ करते थे टीवी में, उस दौर की बात है। तो DD नेशनल पे उसका लाइव चल रहा था। हाँ, एक मानक हुआ करता था कि कोई कवि अगर गणतंत्र दिवस पे लाल किले पर पढ़ रहा है तो वो राष्ट्रीय कवि है। राष्ट्रीय कवि है। और वहां पे मतलब एक तरीके से वो एक पैरामीटर था कवि की, मतलब उत्कृष्टता का पैमाना था कि साहब ये लाल किले पे इन्होंने कविता पढ़ी है। तो वहां पर उनका गीत मैंने सुना, देशभक्ति गीत था, प्रेरणा गीत था। और किस्मत की बात है कुछ ही दिन बाद में दादा का कोटा आगमन हुआ और ये मेरा सौभाग्य था कि वो मेरे घर पर उनके चरण पड़े और वहां पर उनका गीत उन्हीं के अंदाज में मैंने उनको सुना दिया। वो बड़ा आश्चर्यचकित हो गए। वहां से उनके और मेरे बीच प्रेम पनपा, जो उनके आखिरी क्षणों तक बढ़ता ही रहा। वो उस गीत की का मुखड़ा, हाँ, निश्चित निश्चित। एक अमृत का सरोवर है वतन, प्यार की पावन धरोहर है वतन। 2020 संभवतः, जहां तक मुझे याद है कि आपकी नियुक्ति मुंबई में थी और अचानक ऐसा हुआ कि सब कुछ रुक गया। एक ऐसा शहर जो 24 घंटे चलता है वो अचानक से रुक गया। और तब आपने एक रचना लिखी, मत निकल मत निकल मत निकल, जो कि मुझे नहीं पता था आपकी रचना है। उदित नारायण जी ने जब ये इसको गाया और हमने इसको टीवी पर देखा, फिर बाद में विजय रूपाणी जी जो कि उस टाइम पे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने आपको इसके लिए सम्मानित किया। तो ये रचना के पीछे क्या कैसे हुआ, आपका ये कैसा अनुभव रहा, वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ।
रवि, 22 मार्च 2020 इस देश ने पहला लॉकडाउन देखा। सारा देश थम गया। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये लॉकडाउन क्या होता है। तब ये भी समझ में नहीं आया कि कोई एक भयानक बीमारी आ रही है और कितनी खतरनाक है, इसका अंदाजा भी लोगों को नहीं था। मुश्किल से 20 या 25% लोग समझ पाए होंगे। और इसी बीच एकदम से सब कुछ थम गया। एक दिन का जो बंद था, उसके बाद परमानेंट बंद हो गया। 25 मार्च मैं हेडक्वार्टर गया था, वहां से लोकल ट्रेन से वापस आ रहा था माटुंगा के लिए। तो वही चीज दिमाग में चल रही थी कि ऐसी कौन सी बीमारी है, चाइना से निकली है। स्वीडन, ब्रिटेन, जाने कौन कौन से देश पूरी तरीके से जाम हो गए हैं। खबरें आ रही थी चाइना में पूरी पूरी कॉलोनियों के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। जो लोग घर के अंदर हैं वो अंदर ही हैं, जो बाहर हैं वो अंदर नहीं जा सकते। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी लोगों से अपील कर रहे हैं, तो कुछ तो विशेष है। और अगर ऐसी कोई बीमारी है जो फैल रही है, तो उससे बचने का तरीका क्या हो सकता है। तभी मेरे दिमाग में एक शब्द आया, मत निकल। अगर हम बाहर नहीं निकलेंगे तो बीमारी घर में कैसे आएगी। और वो मत निकल का ट्रिप्लीकेशन हुआ, मत निकल मत निकल मत निकल। और अब बिलीव नहीं करोगे कि 45 मिनट के अंदर एक रचना तैयार हो गई। क्या बात है। मैंने 26 मार्च को वो रचना हम्म, फेसबुक पे पोस्ट कर दी। हम्म, और एक्चुअली जो ये मत निकल की जो तुकबंदी थी, ये मुझे लगा कि कहीं ना कहीं अग्निपथ 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 से मेल खाती है। हम्म, तो मैंने एक कर्टसी के लिए और एक सम्मान के लिए ये लिख दिया कि हरिवंश राय जी की प्रेरणा की पंक्तियों की प्रेरणा से हम्म, मेरी रचना। हम्म, बस देश में ऐसे समझदार लोग जिंदा हैं, उन्हें मेरा नाम काट के उस रचना को हरिवंश राय बच्चन जी की रचना बता दिया। रवि यू कैन, मतलब इसे क्या क्या कहूं मैं एग्जैक्टली कि कुछ एक श्रीमान लोगों ने तो ये लिखा कि हमारे साहित्यकार इतने भविष्य दर्शी होते हैं कि एक ऐसी घटना की कल्पना करके 57 साल पहले हरिवंश राय बच्चन जी ने एक रचना लिख दी जो शब्द दर शब्द आज सही सिद्ध हो रही है। ये कविता की व्याख्या है। नहीं, अच्छा सुनिए, अभी पिक्चर अभी बाकी है। जी। मुझे सब जगह से समाचार आने शुरू हुए कि वो आपकी वो मत निकल हमने आज फलाने चैनल पे देखी, आज वो मत निकल फलानी जगह से भी हमने सुनी। अब जब कई जगह से समाचार आ गया तो मैंने गूगल पे मत निकल डाला। आई वाज शॉक्ड कि 60-70 वीडियो और ऐसे ऐसे महानायक उसमें मौजूद है जो ये कह रहे हैं कि इस घटना से चिंतित होकर मैं अपनी वेदना लिख रहा हूं। हाँ। नीचे उसका खुद का नाम। हम्म, फिर मैंने संपर्क करना शुरू किया, लोगों को कहा, मैंने भाई ऐसा मत करो कि यार मेरी ही रचना है। तो वो रचना कहाँ तक गई, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि भारत के कई प्रांतों के मुख्यमंत्री ने या तो इसको अपनी पोस्ट पर प्रस्तुत किया है अपील के लिए, कई सांसदों विधायकों ने किया है। संस्कार भारती जूनागढ़ एकादश ने इसके ऊपर वीडियो तैयार किया था जिसको रूपाणी जी ने रिलीज किया। उदित नारायण जी ने इसको गाया। महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी वडोदरा, वहां के डिपार्टमेंट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट ने उनके जो स्टूडेंट्स थे जो कोरोना की वजह से ओबियस छुट्टी पर थे, अपने अपने घरों में थे, 7 कंट्रीज से 450 स्टूडेंट ने 13 मई 2020 शाम को 4:15 इंडियन टाइम फेसबुक पर लाइव प्रेजेंटेशन दिया और उसको वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया के लिए काउंट किया गया। रचना आपकी है, रचना, लेकिन क्रेडिट पता नहीं कौन कौन ले रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज आप जैसे साहित्य में हैं तो आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि साहित्य हो या कोई हो, जब से ये सोशल मीडिया का प्रकोप बढ़ा है तब से जैसे है ना कि प्रसिद्ध हर कोई होना चाहता है, और वो प्रसिद्ध होने के लिए जिस तरीके का ट्रेंड चल रहा होता है उनको लगता है ये ट्रेन कहीं मिस ना हो जाए, तो अधिक से अधिक लोग उसी ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। कुछ ये भी दावा करने लगते हैं कि ट्रेन तो हमारी ही है।
तो साहित्य चोरी जो होती है, क्योंकि आप खुद भी साहित्यकार है, साहित्य सृजक है, इस विषय में आपका क्या कहना है? बुजुर्ग कह कह के मर गए कि लाइफ का कोई शॉर्टकट नहीं होता, जी। लेकिन नेम और फेम की इस दौड़ में हर कोई शॉर्टकट के चक्कर में लगा हुआ है। साहित्य भी उससे अछूता नहीं है। बड़ा ताज्जुब होता है कि लब्ध प्रतिष्ठित ख्याति नाम साहित्यकार दूसरों की रचना चोरी करते हैं, क्या बात कर रहे हैं? दूसरों का तरन्नुम चोरी करते हैं, तरन्नुम तो खैर ठीक है, लेकिन रचना थोड़ा बहुत आगे पीछे करके उसी रचना को अपनी बना के पेश करते हैं। मुझे कपिल शर्मा शो याद आ गया भाई साहब, कि वो एक दर्द डिस्को जावेद साहब ने लिखा हुआ है, हाँ। दिल में मेरे है दर्द डिस्को कि तुम मिली 26 को। तो उसमें कपिल शर्मा शो में जो एक कलाकार है वो कहता है ये गाना मेरा लिखा हुआ है। बोले अच्छा कैसे? कि दिल में मेरे है दर्द डिस्को, मैंने यहाँ पे बदल दिया मिली 25 को 26 की जगह 25 कर दिया, और बोले कि साहब ये संरचना तो मेरी है। मेरी है। अब बात तो सही है भाई, 26 की जगह 25 हुआ है। ऐसी कितनी ही घटनाएं हैं। ऐसी ही घटना मुझे याद आती है, भारत के एक बहुत अच्छे टीवी पर बहुत चर्चित रहे थे, लाफ्टर शो के हीरो रहे, उनने भी ऐसी कोई रचना प्रस्तुत की थी। क्या नाम आप लेना चाहेंगे या नहीं? नहीं ले तो बेहतर है, क्योंकि वो दिवंगत हो चुके हैं। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। पर हाँ, ये सच्चाई है कि साहित्य जगत में दुर्भाग्य से ये सब हो रहा है। आपने इतना सृजन किया है, इस पूरे सृजन में, इस पूरे उसमें, वैसे तो ये कहना बड़ा बेवकूफी होगी कि कौन सी रचना आपको सबसे ज्यादा प्रिय है, पर फिर भी कौन सी ऐसी रचना है जो, दो रचनाओं की मैं बात करूंगा, एक जिसने सबसे ज्यादा प्रसिद्धि पाई और दूसरी जो आपको लगता है कि इस रचना ने मेरी भावनाओं के साथ सही न्याय किया है, कौन कौन सी है रचनाएं? वो दो रचनाएं आपसे चाहता हूं मैं, आप सुनाएं। जिस रचना ने माँ शारदा के आशीर्वाद से मुझे वैश्विक स्तर पर ले जाके खड़ा किया, उससे ज्यादा प्रसिद्ध और उससे ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त करने वाली रचना मेरे लिए कोई दूसरी हो ही नहीं सकती। वो मत निकल मत निकल मत निकल। एक बार ये रचना भाई साहब अगर संभव हो तो हमारे दर्शकों बिल्कुल के मैं लिए। चाहूंगा, भले ही आज न कोरोना है न कोरोना का डर है, लेकिन फिर भी भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए एक बार फिर इंसान को इसके ऊपर ध्यान देना होगा, क्योंकि वक्त बदलते हुए कभी देर नहीं लगती। सही बात। कोरोना का एक दौर गया, दूसरा आया, तीसरा आया। भगवान ना करे कि कल को हमें किसी कुछ नया कोरोना जैसा कुछ देखना पड़े। रचना कुछ इस तरीके से थी कि शत्रु ये अदृश्य है, विनाश इसका लक्ष्य है, करना भूल तू जरा भी ना सब फिसल, मत निकल मत निकल मत निकल। हिला रखा है विश्व को, रुला रखा है विश्व को, फूक कर बढ़ा कदम जरा संभल, मत निकल मत निकल मत निकल। उठा जो एक गलत कदम, कितनों का घुटेगा दम, तेरी एक भूल से देश जाएगा दहल, मत निकल मत निकल मत निकल। बंद तू किवाड़ कर, संतुलित व्यवहार कर, बंद तू किवाड़ कर, घर में बैठ इतना भी तू ना मचल, मत निकल मत निकल मत निकल। भले तू आज बाध्य है, हर कदम असाध्य है, सहेज अपनी शक्ति को संभाल कर, मत निकल मत निकल मत निकल। ये सोच ले तू गर्व है, कुछ दिन की बात है, घर में रोक के रखो। ये सोच ले तू गर्व है, भविष्य का तू दर्प है, थम जरा समाज की दिशा बदल, मत निकल मत निकल मत निकल। बहुत ही शानदार और इतनी शब्दशः परिस्थितियों को चरितार्थ करने वाली ये कविता थी। और भाई साहब मैं सच बता रहा हूँ, जब मैंने पहली बार ये सुनी तो मुझे लगा कि आपने नहीं लिखी होगी, पर बाद में जब पता चला कि नहीं साहब, वो विजय रूपाणी जी ने जब आपको कोट किया आपका नाम इसके वीडियो को रिलीज करते हुए कि कोटा के शरद गुप्ता जी, फिर ईटीवी राजस्थान से आपके लिए ये आया कि लोग इनकी बता रहे, ये कोटा के शरद गुप्ता जी हैं, उनकी संरचना है। मुझे इतना गर्व हुआ कि साहब इस रचना लिखने वाले व्यक्ति जो हैं मेरे मित्र हैं, मेरे बड़े भाई हैं। अच्छा, अब मैं आपसे वो रचना की बात करूंगा जो आपके दिल के बहुत करीब है।
थोड़ा सा समय लेके मैं ये बताना चाहूंगा कि कोरोना के उस दौर में कुछ ही दिनों में मैंने इतनी रचनाएं लिखी कि जिन्हें संकलित करके मुझे एक लघु काव्य प्रकाशित करवाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कोरोना काल का काव्य शरद की शब्द यात्रा, ये जो अभिनंदन है से ये आभार तक। इसमें कोरोना को लेकर 10 रचनाएं हैं। उसके बाद में भी मैंने 2 और 3 रचनाएं और लिखी थी। फिर कोरोना थम गया और लेखन भी थम गया। हाल ही में एक हौसला मैंने किया था उसके ऊपर लिखने का, जो अपने आप में बड़ी नाजुक है, गजल। ये आपने, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गजल पर गजल लिखने की कोशिश मैंने की। स्वागत है भाई साहब, स्वागत है। ध्यान चाहूंगा कि खूबसूरत लफ्ज से जैसे रिफाकत है गजल, खूबसूरत लफ्ज से जैसे रिफाकत है गजल, चांद को जो चांदनी से वो मोहब्बत है गजल, कायदा और अदब की जो इस जहां में है मिसाल, घुंघरुओं की साज से संगत सुहानी है गजल, दो अधर के बीच में जैसे मसाफत है गजल, लाजवंती की झलकती सी नजाकत है गजल, सुरमई सी शाम बन आंखों में जो आकर बसे, दिल की गहराई, सुरमई सी शाम बन आंखों में जो आकर बसे, भोर तक उतरे न फिर जो वो खुमारी है गजल, बहुत ही सुंदर। कि जो उतारी आसमाने वो वजाहत है गजल, कल्ब को आए सुकून ऐसी इबादत है गजल, दिल की गहराई से निकली और दिल में खो गई, दिल की गहराई से निकली और दिल में खो गई, दिल से दिल की बात जो पहुंची जुबानी है गजल, बहुत ही सुंदर। जो सुनी बचपन में नानी की रिवायत है गजल। इसमें आप जो मेटाफर यूज कर रहे हैं ना, वो बहुत शानदार है। अब ये तो एक सुपर नेचुरल पावर है जहाँ से मोटिवेशन मिलता है और अपने आप शब्द जुड़ते चले जाते हैं कि जो सुनी बचपन में नानी की रिवायत है गजल, दाग मन के धो सके ऐसी जियारत है गजल, दो दिलों के दरमिया जो फासले हो मिट सके, इसलिए इंसान पर रब की शफाकत है गजल, हालिया लगते भले लेकिन पुरानी है गजल, हालिया लगती भले लेकिन पुरानी है गजल, दिखती है मासूम पर कितनी सयानी है गजल, जख्म सहकर भी न होती जो कभी रुसवा शरद, जख्म सहकर भी न होती जो कभी रुसवा शरद, सच कहूं तो शामदानी है गजल। क्या बात है भाई साहब, क्या बात है, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। अभी आपसे एक दिन मेरा संपर्क हुआ तो जब बात चल रही थी, तो आप सीता पर एक महाकाव्य लिख रहे हैं, उसके विषय में थोड़ा सा बताइए। भारत भूमि पर किसकी सामर्थ्य है जो जनक नंदिनी सीता पर लिख सके, जब तक वहां से प्रेरणा नहीं होगी तब तक आप चाहकर भी नहीं लिख सकते। मेरा सेवा काल था, इलेक्शन में मैं बिहार में तैनात था, वहां से मुझे जनकपुरी जाने का मौका मिला। जब जनकपुरी में राजा जनक का महल देख के मैं लौट रहा था, तो मेरे दिमाग में एक विचार आया कि संपूर्ण भारतवर्ष जय सिया राम का नारा लगाता है, रामायण, रामचरितमानस, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, जाने क्या क्या व्रत, त्योहार, पर्व सब मनाए जाते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम के राम नाम पर श्री राम सुशोभित होते हैं, त्याग के नाम पर भरत को पहचान मिली हुई है, भ्रातृत्व प्रेम की मिसाल लक्ष्मण है। जी। सीता जी के बारे में देश आज भी केवल इतना जानता है कि वो प्रभु श्री राम की पत्नी थी, उनके साथ वन में गई थी, रावण उठा ले गया था, युद्ध हुआ, वापस आई, एक धोबी ने आरोप लगा दिया, अग्नि परीक्षा से गुजरी, अयोध्या छोड़कर जंगल में चली गई, वहां उनकी संतानें लव कुश हुए, फिर उनकी वापस आई, फिर अग्नि परीक्षा हुई और भूमि सुता भूमि में समा गई। तो क्या आपका उद्देश्य ये है कि स्त्री को ही हर युग में सती अग्नि परीक्षा देनी पड़ी है?
कहीं ना कभी कहीं, पुरुष को अग्नि परीक्षा नहीं देनी पड़ी। कहीं ना कहीं स्त्री को हर युग में अग्नि परीक्षा देनी पड़ी है। लेकिन यहाँ मुख्य बिंदु ये नहीं है कि माता सीता को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। यहाँ विशेष तत्व जो है वो ये है कि 12 साल भूमि की कोख में, 12 साल का गर्भकाल भूमि की कोख में निकालने के बाद जिस शक्ति का अवतरण हुआ था, जिसे कि जनक नंदिनी सीता कहा गया है, उनके अंदर इतनी शक्तियां थी कि रावण उनके समक्ष तुच्छ था। राम, सुग्रीव, हनुमान, किसी की आवश्यकता नहीं थी। इस संपूर्ण भूमंडल पर जितनी भी अनैतिक शक्तियां थी, उन सबको नष्ट करने की ताकत सीता जी में थी। तो अभी इसके बाद भी अगर ये कहा जाए कि सीता दुर्भाग्यशाली, सीता विवश, सीता शक्तिहीन, सीता पीड़ित, उचित नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मैं सीता जी का जो चरित्र है उसको समाज के सामने ला पाऊं। और जब मैं जनकपुरी से वापस लौट रहा था तो मेरे दिमाग में जो पंक्तियां उभरी थी वो संभवतः इस पूरे महाकाव्य जब भी तैयार होता है अंतिम पंक्तियां होंगी। और वो पंक्तियां थी, हे महायोगिनी भूमि सुता, तुमको है बारंबार नमन। मैं तो ये सोच के ही अचंभित हूं कि उस देवी को शब्दों में बांध पाना एक सामान्य जन के वश की बात है नहीं। बिल्कुल सत्य है। और अगर आप ये भगीरथी प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये अपने आप में एक बहुत कालजयी रचना आपकी होगी, ऐसी मेरी आपको मतलब मेरी ऐसा मेरा विचार है। अब हम आपकी काव्य रचना के आगे बढ़ते हैं और आपके इस बिंदु पर आते हैं, जैसे कि मैं वहां पे भी था, कोटा में बहुत लंबे समय तक रहा। आप अब तक 77 बार रक्तदान कर चुके हैं। 77 बार का मतलब हुआ कि लगभग लगभग आप 25 लीटर खून दे चुके हैं। 300 ml एक बार में एक बार निकलता में 300 ml, तो 70 बार में 210 ml 21 लीटर, और फिर 7 बार 23 लीटर, 23-24 लीटर हो गया, और 2 बार प्लाज्मा। 2 बार प्लाज्मा। तो मुझे लगता है आप 25 लीटर खून दे चुके हैं। लेकिन फिर भी इस शरीर में इतना खून कैसे है? लोगों के मन में तो भ्रांति है कि रक्तदान करने के बाद तो खून कम हो जाता है। आपको देख के कहीं लगता है कि खून कम हुआ है क्या? आप इसको प्लीज अपनी देहष्टि पर मेरा कमेंट मत समझिएगा। देखो, ये देह जो है मुझे इससे बहुत नेह है। मैं किसी की कुदृष्टि से प्रभावित नहीं होता। नहीं, मेरी कुदृष्टि नहीं है। यही कारण है कि मैं दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा हूँ। नहीं, तरक्की जो है ना दोगुनी होती रहे, चौगुनी होना थोड़ा संकटकारी है। मैं रक्तदान के बारे में बताना चाहूंगा कि आज तो फिर भी रक्तदान बहुत आसान हो गया। दैट वाज 87, 1987 में मैंने पहली बार ब्लड डोनेशन किया था। 26 और 13, 39, 40 साल, 4 दशक पहले। तब आप सिर्फ 16-17 साल के थे क्या? बिल्कुल जवानी की दहलीज में दस्तक दी ही थी। अच्छा जी। पहली बार मैंने ब्लड डोनेशन किया था और मुझे याद है कि फर्स्ट ब्लड डोनेशन के बाद मैंने 5 या 6 केजी वेट गेन किया था। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो एक मिथक था कि खून देने से खून कम होता है, मेडिकल साइंस कह के थक गई कि जो ब्लड हम डोनेट करते हैं 24 घंटे में रिक्यूप हो जाता है। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब आपकी बॉडी से ब्लड बाहर निकलता है तो बहुत सारा वो ब्लड जो बिल्कुल मरने वाला था वो नए शरीर में जाके जीवित हो जाता है और आपके शरीर में फ्रेश ब्लड जनरेट होता है उसकी भरपाई के लिए। तो कहीं ना कहीं आपके स्ट्रक्चर को, आपकी बॉडी को ब्लड डोनेशन से बहुत सपोर्ट मिलता है, बहुत सारी तकलीफें कम होती हैं। और भारत में वर्तमान आवश्यकताओं को देखते हुए रक्तदान के प्रति जागरूकता बहुत आवश्यक है। मैं जो भी कोई मुझे सुन रहा है यही कहना चाहूंगा, यदि वो रक्तदान से नहीं जुड़ा है तो जिंदगी में कम से कम एक बार तो रक्तदान करे।
मैंने अपनी लाइफ में मतलब जब तक मुझे थायराइड की प्रॉब्लम नहीं हुई तब तक मैं शायद करीब 10 12 15 बार दे चुका था रक्त। और ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि ब्लड डोनेट करने से 1% भी कमजोरी नहीं नहीं आती, आती। क्योंकि ये शरीर के स्वस्थ होने की निशानी है। और बहुत शीघ्रता से वो ब्लड 24 घंटे स्प्लीन उसको रिकवर करवा देता है। बिल्कुल। बहुत अच्छा रिकवरी होती है ब्लड की। तो जब ब्लड आपने इतना डोनेट किया तो आप संभवतः कैंप में डोनेट करते रहे या आपने जानने वालों को देते रहे? जब मैंने ब्लड डोनेशन शुरू किया उस वक्त ब्लड डोनेशन को लेकर देश में बड़ी बुरी स्थिति थी। बहुत सारी ये नेगेटिव थॉट्स, खून कम हो जाएगा, बीमार पड़ जाएंगे, साहब ये तो कमजोर हैं, ये कैसे दे देंगे, ये तो कुछ खाते पीते नहीं है, हम तो गाँव के हैं जी। मुझे आश्चर्य तो उस वक्त हुआ कि एक पेशेंट, लेडी पेशेंट, उसका हस्बैंड और उस लेडी की मदर हॉस्पिटल में थे उसकी तीमारदारी में। लेडी को ब्लड डोनेशन की, ब्लड की जरूरत थी। लेडी की माँ अपने दामाद से कहती है, कोटा जहां से मैं हूँ वहां की भाषा हाड़ौती भाषा में, जो है जी थाना मारी सौगन था खून मत दीजो, भले कतना भी पैसा लाग जाओ था खून ना देगा। अपनी पत्नी को बचाने के लिए पति खून देने के लिए तैयार नहीं है और हमसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि पैसे ले लो खून दे दो। उस वक्त कोटा में कुछ ये प्रोफेशनल ब्लड डोनर्स भी थे जो नशेड़ी आमतौर पे होते हैं, जो दिन भर अफीम गांजा या किसी भी ड्रग्स के एडिक्ट होते हैं। ये अपना खून देते रहते हैं। उनको उस टाइम पर 200-500 रुपए एक यूनिट के मिल जाते थे, उनका जुगाड़ हो जाता था। तो जब ये जानकारी हमें मिली तो हमने इस चीज को स्पष्ट कह दिया कि इस पेशेंट के लिए अगर पहला ब्लड डोनेशन होगा तो इसके पति का होगा, वरना ब्लड डोनेशन ही नहीं होने देंगे। मजबूरी में जाके उस महिला के पति ने ब्लड डोनेट किया। ये बात अलग है कि उस महिला को 3 यूनिट ब्लड की आवश्यकता थी, 2 यूनिट हमने अरेंज करवाया। तो उसी दौर में हमने एक संस्था बनाई थी यूथ ब्लड डोनर्स ग्रुप के नाम से कोटा में। और हम 2 साल के अंदर ही साल का 350 से 400 यूनिट ब्लड डोनेट करवाने लगे थे। और हम डायरेक्ट पेशेंट हमसे संपर्क करते थे, पेशेंट के रिलेटिव हमसे संपर्क करते थे और हम ब्लड उसको अवेलेबल करवाते थे, डायरेक्ट ब्लड डोनेशन करवाते थे। इट्स अ ग्रेट इनक्रेडिबल वर्क। और रवि, यहाँ मैं कोट करना चाहूंगा कि आज हिंदुस्तान में भारत दूसरे नंबर पर है जहां पर कि रैशनली सबसे ज्यादा ब्लड डोनेशन होता है वॉलंटरीली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं, अभी जागरूकता भी बढ़ी है, क्योंकि जैसे जैसे विज्ञान का प्रसार बढ़ा, साइंस का प्रसार बढ़ा, वैसे वैसे इस प्रकार की धारणाएं जो कि भ्रामक है वो समाप्त होती जा रही है ना। कहते हैं कि अंधविश्वास कहाँ है कि जहां विज्ञान नहीं है, विज्ञान नहीं। और जहां तक विज्ञान पहुंच गया वहां तक अंधविश्वास समाप्त हो गया। अब हम अगले एक और, जो आपने बहुत महत्वपूर्ण आजकल आप काम कर रहे हैं, हम उस भाग पर भी आपसे जानना चाहेंगे। मैं ये देख रहा हूं, मैं अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहूंगा कि ये जो है, ये छोटे छोटे जो चीजें बनी हुई हैं, जिस पर गणेश जी हैं, शुभ लाभ है, स्वास्तिक है, और ये वो दिए हैं, ये कप है सम्राट, ये कप है जो कि धूनी वाले कप होते हैं। इनका निर्माण आपने शुरू किया है, और ये सभी चीजें जो है गाय के गोबर से बनी हुई है। इसमें महत्वपूर्ण ये नहीं है कि ये गाय के गोबर से बनी हुई है, इसमें महत्वपूर्ण ये है कि इसमें कोई भी केमिकल नहीं, ये बिल्कुल से केमिकल फ्री है, ये टोटली बायोडिकम्पोजेबल है, इससे किसी भी प्रकार का 1% प्रदूषण नहीं होता। और साथ साथ जो आजकल ये जो अगरबत्ती, धूप बत्ती जिसमें केमिकल्स यूज होते हैं, इसमें खुशबू के लिए ये जो हमारे मंदिरों पे फूल पत्तियां चढ़ते हैं, उन फूल पत्तियों से अर्क निकालकर इनमें खुशबू के लिए प्रयोग किया जाता है। और इसके साथ साथ ये 4 लोगों को रोजगार देता है। और इस अनूठी पहल का जो आपने ये पहल की है, ये बहुत ही, और दूसरी चीज है बहुत सस्ते है, इससे धन का अपव्यय, रोजगार का सृजन, पर्यावरण की रक्षा, प्रदूषण में कमी, और स्वास्थ्य वर्धक है,
क्योंकि जब इनमें कोई केमिकल नहीं है, आप कोई केमिकल की चीज सूंघेंगे तो कहीं ना कहीं शरीर में अगर ऐसी चीज जा रही है तो वो प्रभाव निश्चित डालेगी, लेकिन अगर नहीं जा रही है तो नहीं डालेगी। तो इसके विषय में आप थोड़ा सा हमें विस्तार से बताएं। रवि, ये जो पहल है, मैं इस पहल से तो बहुत पीछे हूँ, लेकिन इस क्रांति का, इस प्रयास का हिस्सा बन रहा हूँ। जो भी बातें आपने बताई वो सारी अपनी जगह पर सटीक और सही हैं, पर इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि इससे भारत में नष्ट होता हुआ गौवंश संरक्षित हो रहा है। मैंने नौकरी छोड़ने के बाद में एक लक्ष्य छोटा सा उठाया, जो आजकल कई जगह, हर जगह पे सुनाई दे जाता है, शुद्ध के लिए युद्ध। भारत सरकार के आंकड़े ये कहते हैं कि भारत में जितनी दूध की आवश्यकता है उसका 30% उत्पादन है। तो ये 70% दूध कहाँ से आ रहा है, इसके ऊपर कोई देशवासी विचार नहीं करता। हर भारत का आम आदमी नकली दूध, मिलावटी दूध, जहरीला दूध पी रहा है। यदि हमें इस जहर की मात्रा को कम करना है तो हमें आवश्यकता है पशु संवर्धन की। गौवंश संवर्धन, दुधारू पशु दुधारू पशु, दुधारू पशु में यदि हम हेल्थ वाइज देखें, हम अपने कल्चर वाइज देखें, तो भैंस से बेहतर विकल्प है गाय। लेकिन बड़ा आश्चर्य होता है कि इस देश में किसी भी हाईवे पर आप चले जाइए, आपको गौवंश रोड पर भटकता हुआ दिखाई दे जाएगा, भैंस दिखाई नहीं देती। कारण ये है कि भैंस से प्राप्त होने वाली दूध की मात्रा कम है, जिससे उसको पालने में समर्थ नहीं है। तो एक मुहिम चालू हुई कि कोई भी आदमी गाय का पालन कर सके और उसकी जेब पर भार ना पड़े। उसी मुहिम का हिस्सा है गाय के गोबर से विभिन्न उत्पाद तैयार करना। आज भारत में गाय के गोबर से अगरबत्ती, धूप बत्ती, दीपक, लकड़ी जैसे कम से भी कम 80 से 100 उत्पाद तैयार हो रहे हैं। क्योंकि मेरे पास गौवंश है, मुझे भी आवश्यकता है कि मैं उसका संरक्षण कर पाऊं, उनकी देखभाल कर पाऊं और उसका भार मेरी जेब पर ना आए, कम से कम गाय अपने खर्चों की सही पूर्ति बात कर ले। तो मैं इस कार्य को प्रारंभ कर रहा हूँ। इस श्रृंखला में धीरे धीरे और भी सामान जुड़ते जाएंगे। और मैं देश से कहना चाहूंगा भी, जैसे दिल्ली के बारे में जानकारी है कि दिल्ली के सभी शौचागृह में लकड़ी, पेड़ों से प्राप्त होने वाली लकड़ी पूर्णतः वर्जित हो चुकी है। ऐसे में एकमात्र विकल्प या तो विद्युत शवदाह है या गैस शवदाह है। यदि लकड़ी ही करना है भारतीय रीति के अनुसार, यदि किसी को अपने परिवार के सदस्य को विदा करना है तो उसके लिए एक ही विकल्प शेष है, गौ काष्ठ। सही बात है, क्योंकि आपके चित्त में कुछ भी हो, लेकिन चित्त की पूर्ति तो वित्त से ही होगी, और वित्त के लिए कोई ना कोई साधन होना ही चाहिए। अगर वो साधन नहीं होगा तो एक चित्त जो है ना, बहुत जल्दी आपका उचट जाएगा। बिल्कुल सही बात। और आपके अंदर जो भावना है वो निश्चित तौर पर भी निबट जाएगी। अब आपसे मैं एक बात, अंतिम प्रश्न जो पूछना चाहता हूं, हमसे हमारी काव्य की बात हुई, हमारी नाट्य शास्त्र की बात हुई, हमारी गौवंश पे बात हुई, हमारी रेलवे पर बात हुई, रक्तदान पर बात हुई, जो कि आपके जीवन के बहुत बहुत पहलू हैं। लेकिन एक पहलू पर बात नहीं हुई, और वो पहलू है आपका पारिवारिक पहलू। तो उस पारिवारिक पहलू के विषय में कुछ प्रकाश डालें। प्रकाश डालने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उससे पहले मेरी गिरेबान पे हाथ डालने के बाद जब आप मेरे परिवार की तरफ बढ़ रहे हैं तो मैं सोचता हूँ कि एक प्रश्न मैं कर लूं। जी बताइए। हमारा परिचय कोटा में हुआ था 2013। हाँ, वर्ष 2013 था, और एक कोटा के एक लब्ध प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट में आप कार्यरत थे। जी। बहुत अच्छी स्थिति में थे, मुझे मालूम है। हाँ जी। अचानक ऐसा क्या हुआ कि आप कोटा से चले गए, कोटा से घूमते 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 अब आगरा आए हैं? ये जो यात्रा है, इसके पीछे कुछ कहानी? इसके पीछे एज सच तो कुछ कहानी नहीं, पहले महत्वाकांक्षा थी, और उसके बाद महत्वाकांक्षा के पश्चात जैसे जैसे समझ और विवेक बढ़ता है,
तो हमेशा ये लगता है कि हम हमारी जड़ें जहाँ से जुड़ी हुई हैं, हमें वहाँ पर भी कुछ पुनर्भुगतान करना होता है। मैं एक भारत के बहुत बड़े संस्थान से जुड़ा हुआ था। कोटा में लगभग सभी स्थितियाँ अच्छी थी, घर परिवार, अपना घर जैसे कहते हैं ना, घर भी था, सर पे छत भी थी, परिवार भी था, दोस्त भी बहुत अच्छे थे, सारी चीजें थी। फिर एक हुआ कि भाई अब थोड़ा सा और इससे कैसे और ऊपर उठा जाए, तो उसी संस्थान के द्वारा भारत में अलग अलग जगह पर जाके लीडिंग पोजीशंस में काम किया। फिर एक दिन ये विचार आया कि हम ये यहाँ काम कर रहे हैं, मेरा घर यहाँ से 100 किलोमीटर दूर मैनपुरी में है, तो मैनपुरी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ। जब मैंने अगर कुछ थोड़ी बहुत प्रतिभा योग्यता अर्जित की है तो मैनपुरी के लिए तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। और मेरा परिवार, मेरे पिताजी तो खैर बहुत जल्दी चले गए, शरीर उन्होंने त्याग दिया, माता जी हैं, परिवार में और लोग हैं। तो हर व्यक्ति का एक उत्तरदायित्व तो होता है अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति, अपने गांव के प्रति, अपने शहर के प्रति। तो उसी प्रति, उस जो प्रति हमारा उत्तरदायित्व है, उसके निर्वहन के लिए ये मन में विचार आया कि अब हम अपने ही जगह जाके काम करें और वहां पर लोगों के लिए थोड़ा सा अच्छा कर पाए, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो बच्चे आर्थिक रूप से निर्बल हैं पर बौद्धिक रूप से सबल हैं। तो बौद्धिक रूप से सबल हैं, आर्थिक रूप से निर्बल हैं, उन बच्चों के लिए अगर हम कुछ कर पाए, क्योंकि अगर आप किसी को शिक्षा देके उसका कैरियर बना देते हो तो वो आजीवन उसके लिए और उसके से जुड़े लोगों के लिए और उसकी आने वाली संततियों के लिए सभी का एक प्रकार से उद्धार हो जाता है, दुख कुछ कम हो जाता है। तो यही है कि एक बहुत मशहूर शेर है कि घर से मस्जिद है बड़ी दूर, तो क्या है ना, घर से मस्जिद है बड़ी बहुत दूर, दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। ये रोते हुए बच्चे मुझे को मुझे मुझे जो लगता है कि आप का जो ये विचार यहाँ आने का है, इसके पीछे कहीं ना कहीं जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी ये वाली भावना है। जो माँ जिसने हमें जन्म दिया, वो धरती जहाँ पे हमारा जन्म हुआ, यदि हम उसका ऋण नहीं चुकाते तो हमसे बड़ा कृतज्ञ कोई नहीं होगा। आपके उस उत्तर से मुझे खुश हुआ। आप अगला प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरा अगला प्रश्न जो आपसे था वो यही था कि आपकी इस पूरी जीवन यात्रा में एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है आपका परिवार। उस परिवार के विषय में आप थोड़ी सी हमारे दर्शकों को पता चले, आपका संपर्क सूत्र क्या है, आपके गौ संवर्धन में लोग आपसे कैसे जुड़ सकते हैं, किस प्रकार से ये आपके उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं, इस विषय में आप थोड़ा सा बता दें। जहां तक उत्पाद का प्रश्न है, ये एक प्रारंभिक अभी एक प्रक्रिया है जो प्रारंभ हो चुकी है और बहुत शीघ्र ही उत्पाद उपलब्ध होंगे। उसके लिए मुझसे संपर्क किया जा सकता है। मेरा मोबाइल नंबर है 9887765123, 9887765123। मैं कोटा राजस्थान से हूँ। मेरे साथ मेरा परिवार निश्चित रूप से सहभागी है, मुझे समर्थन देता है, मुझे प्रोत्साहित करता है। 25 साल रेल सेवा के बाद जब मैं घर लौटा हूं और उसके बाद भी अपने इस काम को, जहां की मुझे बहुत सारे आयामों को एक साथ देखना है, यदि मैं कर रहा हूं, कर पा रहा हूं, तो निश्चित रूप से मेरे साथ मेरे परिवार का सहयोग है। आपने हमें समय दिया, आपने हमसे इतनी लंबी बात की, आपने एक अत्यधिक प्रभावी मुहिम चलाई है। तो मुझे ये लगता है कि शरद गुप्ता जो व्यक्ति है वो सभी प्रकार के उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए, चाहे काव्य रचना हो, चाहे नाट्य मंचन हो, चाहे गौ संवर्धन हो, चाहे सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन रक्तदान द्वारा किया जा सकता हो, वो आप कर रहे हैं और निश्चित तौर पर आप समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। और मेरे हिसाब से आप मेरे जो इस पूरे कार्यक्रम का एक उद्देश्य है नेपथ्य के नायक, वो नेपथ्य के नायक की भूमिका अदा कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, और आपके सभी प्रयोजनों के लिए मेरी शुभकामनाएं। सफल मनोरथ हुए तुम्हारे। रवि, इस चर्चा के बारे में आपके से धन्यवाद के साथ मुझे भी धन्यवाद कहना चाहिए, क्योंकि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। बट मैं ये कहूंगा कि मेरी जो भी यात्रा है,
चल रही है, चलेगी। हर जगह पर सिर्फ एक और एक ही तथ्य रहेगा कि मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल मगर लोग लोग जो साथ जो आते जाते गए गए और कारवां बंधा बनता गया। गया। आप सभी इस कारवां का हिस्सा हैं, और यदि आप सब मेरे साथ हैं तो एक और एक 11। बिल्कुल जय बिल्कुल। हिंद, जय जय भारत। भारत। नमस्कार। नमस्कार।